हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस देखने जा रहे हैं। बच्चों, पूरा इस चैप्टर को हम लोग एक या दो पार्ट में, एक पार्ट में तो नहीं होगा लेकिन दो पार्ट में पूरा इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे। इसको इस चैप्टर में क्या क्या है मैं पूरी आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर 2 है, पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसी का बच्चों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 का जो मैंने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है, पूरा ऑब्जेक्टिव वीडियो दे दिया और सब्जेक्टिव वीडियो मैंने आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करिए बच्चों। और ये 3 जो वीडियो मैंने छोड़ा है, ये जो चैप्टर 1 का पूरा वीडियो छोड़ा उसको भी देख लीजिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा बच्चों। और आपके सब्सक्राइब और लाइक तथा कमेंट करने से बच्चों हम लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आता है, हम लोगों के अंदर एक एनर्जी आता है बच्चों। और आप लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है, ये हम लोगों को एहसास होता है, ठीक है। इससे हम लोगों को तो अच्छा भी लगता है। तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे बच्चों, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी। अब उसकी कार्य प्रणाली को हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्या होता है बच्चों। सत्ता में साझेदारी का अर्थ होता है सरकार चलाने के लिए विभिन्न समूह या समुदायों की भागीदारी। जब सरकार चलाने में विभिन्न समूह या समुदायों की भागीदारी होती है बच्चों, तो उसे हम लोग कहते हैं सत्ता में साझेदारी। यानी सत्ता में साझेदारी का अर्थ यह है कि सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता, बल्कि विभिन्न समूह और लोगों में विभाजित किया जाता है। यानी सत्ता में साझेदारी का अर्थ होता है सरकार चलाने के लिए विभिन्न समूह और समुदायों की भागीदारी। मूल रूप से सत्ता में साझेदारी का अर्थ होता है कि सत्ता यानी सरकार जो है, यानी पावर जो है किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती है, किसी एक समूह के पास नहीं रहती है, बल्कि उसका विभाजन विभिन्न समूहों के बीच कर दिया जाता है, जिससे विभिन्न समूहों को भी सरकार बनाने में भागीदारी मिले। क्लियर हो गया बच्चों? तो सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या हो गया? सत्ता में साझेदारी का अर्थ हो गया विभिन्न समूहों के बीच सत्ता की शक्ति का विभाजन कर देना। विभिन्न समूहों के बीच सत्ता और उनके पावर का विभाजन करना बच्चों क्या कहलाता है? सत्ता में साझेदारी कहलाता है, ठीक है। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो उसे सत्ता में साझेदारी कहते हैं। यानी समाज के हर समुदाय की भागीदारी जब सरकार में होगी, सरकार में जब समाज का हर समुदाय भाग लेगा तो उसे हम लोग सत्ता में साझेदारी करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखिए, हमारे यहाँ पंजाबी हैं, क्षेत्र के आधार पर मद्रासी हैं, तमिल हैं, हिंदी भाषी हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ठीक है। भाषा के आधार पर बोले तो बंगाली हैं, पंजाबी हैं, मद्रासी हैं, ठीक है बच्चे। और कास्ट के आधार पर बोले तो हायर है, बैकवर्ड है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है। तो इन सबों की भागीदारी जब सत्ता में होती है, समाज के हर वर्ग, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो जाति की हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो भाषा की हो, जब सबकी भागीदारी सरकार में होगी तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों सत्ता में साझेदारी। यानी सरकार चलाने के लिए विभिन्न समुदाय और विभिन्न वर्गों की भागीदारी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग कहेंगे सत्ता में साझेदारी, ठीक है। ये क्लियर हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं, जब धर्म, रंग, भाषा आदि पर आधारित मानव को उचित पहचान एवं सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है, ध्यान दीजिएगा, जब धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, इन सब आधारों पर मानव को उचित पहचान, उचित सम्मान नहीं मिलता है बच्चों, तो उनमें असंतोष और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और यही असंतोष और टकराव की स्थिति जो है बच्चों समाज को बांट देती है, समाज का विभाजन कर देती है। और इस प्रकार सत्ता में क्या हो जाता है बच्चों? अस्थिरता आती है, सरकार टिकती नहीं है, 6 महीने 2 साल में सरकार गिर जाती है,
और उनके गिरने से क्या होता है बच्चों, आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन बाधित हो जाती है, और वो क्या होता है, डगमगाने लगता है। यानी कहीं ना कहीं अगर लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में उचित स्थान नहीं मिलेगा, तो चाहे वह धर्म के आधार पर, चाहे रंग के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर सत्ता को जब उचित पहचान लोगों को नहीं मिलेगा, तो ऐसे में लोगों में असंतोष पैदा हो जाएगा, टकराव की स्थिति पैदा होगी, समाज का विभाजन हो जाएगा, समाज टूट जाएगा, समाज में अस्थिरता आ जाएगी, और आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होगा बच्चों, जिसको हम लोग कहेंगे सत्ता में साझेदारी। यानी नहीं, उसको सत्ता में साझेदारी नहीं कहेंगे, सत्ता में साझेदारी नहीं होने पर यह चीज उत्पन्न होगी। क्योंकि लोग भाषा के आधार पर, मान लीजिए कि सरकार में अगर मान लीजिए कि हिंदी भाषी को महत्व दिया गया, मद्रासी या पंजाबी को महत्व नहीं दिया गया, तो 100% मद्रासी और पंजाबी विरोध करेंगे बच्चों, और उस विरोध के कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा होगी, राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, किसी राज्य में सरकार को सपोर्ट नहीं मिलेगा, किसी राज्य में मिलेगा, और ऐसी स्थिति में हमारी फाइनेंशियल स्थिति भी खराब होने लगेगी। ठीक है, तो भारत में भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर टकराव की स्थिति है, ये हम लोग जान रहे हैं कि भारत में भी लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ते रहते हैं। मैं हिंदू तुम मुसलमान, मैं हाइयर तुम बैकवर्ड, मैं मद्रासी तुम पंजाबी, इन सब चीजों को लेकर अक्सर भारत के लोगों में तनाव की स्थिति बनी रहती है। लेकिन अगर हम लोग बेल्जियम की बात करें, तो बेल्जियम में तनाव का मेन कारण है समूह और भाषा। श्रीलंका में तनाव का मेन कारण है तमिल और सिंगली। ठीक है, और इस कारण से श्रीलंका में भयंकर गृह युद्ध भी छिड़ा है। तो याद रखिए, बंटवारे के कारण हर जगह अलग अलग होते हैं बच्चों, भारत में लेकिन बंटवारे के कई कारण है। लोग भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कई आधारों पर लड़ते हैं, और इन्हीं कारणों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। जबकि बेल्जियम में विभाजन का कारण है जातीय समूह और भाषा, और श्रीलंका में जो तनाव है, जो विभाजन है, उसका कारण है तमिल और सिंगली के बीच की तनाव की स्थिति। तमिल और सिंगली के बीच तनाव की स्थिति श्रीलंका में विभाजन का कारण है बच्चों। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी को महत्व दिया जाता है। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना बच्चों, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये याद रखिएगा कि सत्ता में, यानी लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि सारी शक्ति जो है ना, सरकार के किसी एक अंग के पास नहीं रहती है। सरकार के 3 अंग होते हैं बच्चों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी सरकार की शक्ति जो है ना, इन तीनों अंगों के बीच बटी रहती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बटी रहती है, और उन्हीं में टकराव होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्लियर है कि सत्ता में साझेदारी में जो सरकार की सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहकर, उनका विभाजन सरकार के 3 अंगों के बीच होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, और इसी को हम लोग सत्ता में साझेदारी के अर्थ से समझते हैं। ये पता चल जाता है कि जो सरकार के 3 अंग है बच्चों, इन 3 अंगों में जो सरकार का विभाजन होता है, जैसे 3 अंग क्या बताया हम लोगों को, सरकार के कितने अंग? 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है बच्चों कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कानून नहीं मानने वाले को सजा देना। यानी कहीं ना कहीं कानून बनाने का काम दे दिया गया है विधायिका को, कानून को लागू करने का काम दे दिया गया है कार्यपालिका को, और कानून को फॉलो न करने वाले को पनिशमेंट देने का काम, सजा देने का काम दे दिया गया है न्यायपालिका को। यानी कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों का विभाजन इन 3 अंगों के बीच हो गया बच्चों, और इसी अंगों के सरकार के कार्यों का विभाजन होने के बाद सरकार अपने कार्य को बेहतर तरीके से करती है। ठीक है बच्चों, इस तरह सरकार के इन 3 अंगों के बीच कार्यों का विभाजन हुआ है। तो याद रखिएगा, हम बता देते हैं सरकार के कार्य जो है ना, कार्यों को 3 तरह से विभाजित किया गया सत्ता को। एक क्षैतिज विभाजन, देखिए क्षैतिज विभाजन, इसको आप पढ़े ना, वर्टिकल लाइन, ये क्षैतिज विभाजन हो गया बच्चों। ठीक है, ठीक है, सत्ता का विभाजन ना 2 तरह से होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, खड़े हैं तो ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज है सोए हुआ। क्षैतिज स्तर पर सरकार को 3 अंगों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया बच्चों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है बच्चे, क्षैतिज विभाजन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
और ऊर्ध्वाधर स्तर पे बात किया जाए तो ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है, यहाँ सरकार है, ऊर्ध्वाधर स्तर पे सरकार को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या? सबसे ऊपर होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार, और तीसरा होता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है बच्चों, स्थानीय स्वशासन। यानी अगर कोई पूछे आपसे कि स्वशासन, अगर कोई आपसे पूछे कि 36 बंटवारे में सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, क्योंकि तीनों के बीच अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन समान है बच्चों। और ऊर्ध्वाधर स्तर पे सरकार 3 भाग में बटे हुए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, जिसमें सबसे ऊपर कौन है? केंद्र है, यानी सबसे ज्यादा पावर। देखिए इसमें सबको पावर समान है, अपने अपने क्षेत्र में सबको पावर समान है। लेकिन ऊर्ध्वाधर देखिए, ये हो गया 36, 36 का मतलब होता है सीधा यानी बराबर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा, किसी को कम किसी को बेसी। तो ऊर्ध्वाधर में सबसे ऊपर रखा गया केंद्र को, उसके नीचे राज्य को, सबसे नीचे स्थानीय स्वशासन को। यानी केंद्र को जो है ज्यादा पावर है, राज्य को उससे कम पावर है, और स्थानीय स्वशासन को सबसे कम पावर है। तो सत्ता का इस तरह तो बंटवारा होता है, जो जो ऊर्ध्वाधर स्तर पे होता है उसको हम लोग कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, और जो क्षैतिज स्तर पर होता है उसको सत्ता का क्षैतिज बंटवारा भी कहते हैं। और याद रखिएगा, सत्ता के क्षैतिज बंटवारे में सत्ता के 3 अंग बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है बच्चे जो कानून नहीं मानते हैं उनको सजा देना। ये सभी अंग अपने अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। सत्ता में साझेदारी से शक्तियों का दुरुपयोग करने की संभावना कम हो जाती है। देखिए तीनों अंगों का अपना अपना प्रयोग होता है, वो अपने अपने क्षेत्र में पूरा काम करते हैं। ठीक है, किसी का ऐसा नहीं कि कम मिलेगा, किसी को ज्यादा अधिकार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपने अपने क्षेत्र में बराबर अधिकार है बच्चों। और याद रखिएगा, सत्ता में साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कोई भी ना विधायिका अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है, ना कार्यपालिका ना न्यायपालिका। यानी सत्ता में साझेदारी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि सरकार के जो अंग होते हैं या कोई भी अंग जो है सरकार का, वह अपने पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता नहीं बोलेंगे, बहुत कम संभावना हो जाती है कि वो पावर का दुरुपयोग करे। विश्व में बहुत सारे लोकतांत्रिक देश है, जैसे अमेरिका है, भारत है, ये सब विश्व के लोकतांत्रिक देश है, और इनमें सत्ता के साझेदारी के लिए इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ है बच्चे। सरकार के एक स्तर पर सत्ता के बंटवारे को हम लोग सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि सत्ता का बंटवारा 2 तरह का होता है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर। ठीक है बच्चों, जब हम लोग सरकार का एक स्तर पर बंटवारा करें, एक ही स्तर पर सब सरकार के लिए वही नियम बने, एक ही स्तर पर बंटवारा करते हैं, तो उसको हम सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सत्ता का क्षैतिज बंटवारा या क्षैतिज वितरण। और सत्ता के क्षैतिज वितरण में कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका आता है। याद रखिए, क्षैतिज बंटवारा में क्या आता है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की व्यवस्था को पूरे देश के लिए सामान्य, इस तरह की व्यवस्था में पूरे देश के लिए सामान्य सरकार होती है। ये जो क्षैतिज बंटवारा होता है, क्षैतिज बंटवारा जिसमें हम लोग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांटते हैं, इसमें जो है ना पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार, एक सामान्य कानून का प्रावधान है। यानी सब देश में कार्यपालिका, देश के सब हिस्से में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए समान अधिकार और सामान्य कानून के नियम रहेंगे। ठीक है, एक समान नहीं होगा बच्चों, समान होगा, एक समान सरकार रहेगी। इसीलिए इसको क्षैतिज बंटवारा कहा गया, क्योंकि सबको समानता का अधिकार दिया गया है। प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती है। ध्यान दीजिएगा, अभी आप गौर करिएगा कि हमारे केंद्र में एनडीए की सरकार है, बीजेपी गठबंधन की। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां एनडीए की सरकार नहीं है, जैसे केरला में एनडीए की सरकार नहीं है बच्चों, पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार नहीं है। तो याद रखिएगा कि कभी कभी क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती है, कुछ राज्य में अलग सरकार होती है, कुछ राज्य में अलग सरकार होती है। तो दोनों के बीच सत्ता का विभाजन, उनकी शक्तियों का विभाजन का वर्णन स्पष्ट रूप से संविधान में कर दिया गया है। देखिए, अगर केंद्र में और राज्य में सरकारें एक ही हैं,
तब तो टेंशन नहीं है। मान लीजिए केंद्र में भी एनडीए है और राज्य में भी एनडीए है, या केंद्र में भी यूपीए है, राज्य में भी यूपीए है, कुछ भी है, अगर दोनों जगह एक ही सरकारें हैं, एक ही पार्टी है और एक ही गठबंधन की सरकार है, तो आराम से दोनों के बीच सहूलियत बनेगा बच्चों। लेकिन अगर कहीं ना कहीं केंद्र की शक्ति अलग हो, राज्य की शक्ति अलग हो, दोनों के बीच सरकारें अलग हो, जब दोनों के बीच सरकारें अलग होंगे तो केंद्र और राज्य में, अभी आप देख रहे हैं ना कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, ऊपर में केंद्र में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की। तो आप लोग देखते होंगे कि बंगाल में बीजेपी और एनडीए के बीच बहुत ज्यादा घमासान हमेशा छिड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, तो अगर प्रांत और क्षेत्र में अलग अलग सरकारें हैं तो दोनों के बीच सत्ता के विभाजन का वर्णन सही तरीके से संविधान में कर दिया गया ताकि तनाव की स्थिति ना हो। केंद्र को अलग बांट दिया गया, राज्य को अलग कुछ चीजें दे दी गई हैं ताकि ऐसा ना हो कि केंद्र और राज्य के बीच बने नहीं और तनाव की स्थिति पैदा हो जाए। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि केंद्र में जो सरकार रहेगी राज्य में वो सरकार आएगी। इसलिए संविधान बनाने वाले ने स्पष्ट रूप से केंद्र को अलग और राज्य को अलग अधिकार दे दिया गया है ताकि दोनों के बीच तनाव ना हो, दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में काम करे बच्चे। ठीक है, अब कुछ चीजों को देखते हैं। जब सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच होता है, याद रखिएगा, अगर सत्ता का, देखिए, सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच कर दिया जाए, ठीक है, कर दिया जाता है तो दोनों को अलग अलग शक्ति प्रदान हो जाती है। तो इससे हम लोग कहते हैं संघीय शासन। क्या कहते हैं बच्चे? संघीय शासन। क्या कहते हैं? संघीय शासन। आपको बता दें कि शासन दो तरह का होता है, एक संघीय एक केंद्रीय। संघीय शासन होता है, केंद्रीय शासन होता है। संघीय शासन का मतलब होता है कि सरकार को केंद्र और राज्य दो भागों में बांट दिया गया। केंद्र को अपना अलग अलग पावर दे दिया गया, राज्य को अपना अलग अलग पावर दे दिया, तो उस व्यवस्था को संघीय शासन कहेंगे। जैसे कि इंडिया में है, मुख्यमंत्री भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। लेकिन जब देश को केंद्र और राज्य के बीच नहीं बांटा जाए, पूरा का पूरा पावर केंद्र के पास रहे, तो उसको हम लोग केंद्रीय संघीय सरकार नहीं करके केंद्रीय सरकार के नाम से ही जानेंगे। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। यानी भारत में आपका केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन है। केंद्र में एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद भी कहते हैं, और राज्य में एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधायक भी कहते हैं। ये हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं, ये हमारे संसद के सदस्य होते हैं। तो स्पष्ट रूप से एमपी और एमएलए के कार्यों का विभाजन भारत के संविधान में कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए भारत की शासन व्यवस्था को हम लोग संघीय शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का विशेषता क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उनके विभिन्न इकाइयों के बीच बटी रहती है। तो लिखा गया गलत बच्चों, बटी होती है। संघीय शासन व्यवस्था का पहला विशेषता है कि जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सरकार है, वो केंद्र और राज्यों के बीच बटी रहती है बच्चों। और उसके अलावा इसमें दोहरी सरकार की व्यवस्था होती है। तो लिखने वाले ने गलत लिख दिया बच्चों, तो ध्यान दीजिए, मैं सुधार दूंगा। इस व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र स्तर की सरकार और दूसरी राज्य स्तर की सरकार, जिसको क्षेत्रीय सरकार भी कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि संघीय शासन व्यवस्था हुआ होगी बच्चों, संघीय शासन व्यवस्था वो होगी जहां सरकार जो है केंद्र और राज्य के बीच बटा रहेगा। जिस देश की सरकार केंद्र और राज्य के बीच बटी रहेगी वहां पर ही संघीय शासन व्यवस्था होगा। ये तो क्लियर है। तो संघीय शासन व्यवस्था में 100% दोहरी सरकार होगी, क्योंकि एक केंद्र की सरकार होगी, एक राज्य की सरकार होगी। केंद्र स्तर की जो सरकार होगी इसको हम लोग केंद्रीय सरकार कहेंगे, और राज्य स्तर की जो सरकार होगी बच्चे उसको हम लोग राज्य स्तरीय सरकार भी कहेंगे। केंद्रीय स्तर की सरकार का अधिकार क्षेत्र में राष्ट्र के महत्व की बातें, जो देखिए केंद्रीय स्तर की जो सरकार होती है, जो केंद्रीय स्तर की जो सरकार होती है, उनके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्र के महत्व की बातें लिखी रहती है। याद किया, केंद्र का जो भी अधिकार क्षेत्र है, तो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में राष्ट्र के महत्व की बातें स्पष्ट रूप से लिखी रहती है, जबकि राज्य के सरकार में राज्य अर्थात स्थानीय स्तर की महत्व की बातें लिखी रहती है। कहीं ना कहीं
हमारे केंद्र की जो सरकार है उसके अंतर्गत राज्य का आता है, इसलिए केंद्र की सरकार में राज्य के महत्व की बातें लिखी जाती है, जबकि राज्य के सरकार में लोकेलिटी यानी स्थानीय स्तर के महत्व की बातें लिखी जाती है। यानी केंद्र अगर बिहार को देखता है तो बिहार हमारे पंचायत को देखता है, केंद्र हमारे पंचायत को नहीं देखेगा। बिहार के पंचायत को, बिहार के नगर पालिका को बिहार की गवर्नमेंट देखेगी, बिहार के लोकलिटी को बिहार की गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन बिहार को केंद्र सरकार देखता है। यानी कहीं ना कहीं एकदम स्पष्ट रूप से सत्ता में बंटवारा क्या हुआ है कि केंद्र को राज्य को देखना है, राज्य के महत्व की चीजों को देखना है केंद्र का काम, और लोकल यानी स्थानीय महत्व की चीजों को देखने का काम किसका है बच्चों? स्थानीय महत्व की चीजों को देखने का काम राज्य का है। किसका? राज्य का। ये स्पष्ट क्लियर क्या हुआ? प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होती है, हर स्तर की सरकार। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन बढ़ गया, या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका बढ़ गया, सभी का अपना अपना अधिकार होता है और सब अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। उसके कार्य के प्रति अपने क्षेत्र के लिए वो उत्तरदायी होता है। यानी बटा हुआ क्लियर, सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने अपने कार्यों को कर सकता है, उनका अपना विशेष कार्य होता है और उनका कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में बटा रहता है। वो अपने अधिकार क्षेत्र में अपने जितने कार्य कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से उनके कार्यों का बंटवारा उनके अधिकार क्षेत्र में क्या हुआ रहता है बच्चों। ठीक है, ये हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। जो मैंने बताया कि प्रत्येक स्तर पर सरकार के अपने अपने क्षेत्र होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र होता है और अपने कार्य के प्रति वो अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदायी भी होता है। अगला पॉइंट है, इस व्यवस्था में सरकार का कार्य का बंटवारा कर दिया जाता है। संघीय व्यवस्था में सरकार के कार्य का बंटवारा जो है कर दिया जाता है। कर दिया, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ राज्य स्तर और केंद्र स्तर में सरकार के कार्य का बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है, सभी स्तर पर सरकार की शक्तियों को विभाजन भी कर दिया जाता है। केंद्र स्तर पर सरकार की शक्ति दे दी गई है केंद्र को और राज्य स्तर पर सरकार की शक्ति दे दी गई है राज्य को। क्लियर है बच्चों? यानी संघीय शासन व्यवस्था में सभी स्तरों पर सरकार के कार्यों का बंटवारा भी कर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी संघीय शासन व्यवस्था वाला देश होगा बच्चों, वहां एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। ठीक है, जो केंद्र और राज्य दोनों के सरकारी संविधान के अनुसार काम करने पर वह ध्यान देता है। यानी हर संघीय शासन व्यवस्था में एक संविधान होता है, एक कानून की किताब होता है जो यह देखता है कि केंद्र और राज्य जो है वह किस प्रकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, और उनका जो विवाद है इस विवाद को भी सुलझाने का काम वह करता है। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के विवाद को सुलझाने का सबसे बड़ा काम, सबसे मुख्य काम किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का, जो हमारे दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट का। यानी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जिसका काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना। ठीक है बच्चों, अगला संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति संविधान में होती है। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वह किसके पास होती है? संविधान के पास होती है, कानून की किताब के पास होती है, और लोग उसी संविधान को फॉलो करते हुए देश के शासन को चलाते ही हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता को देख लिया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग दो चीजों को समझते हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा और सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। मैंने कहा ना कि जब सरकार क्षैतिज रूप से बटी हो, जैसे ये सरकार है और सरकार को क्षैतिज रूप से 3 अंगों में बांटा गया है, कार्य पालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, अगर इस सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर हो, एक सीधे स्तर पर हो सरकार में, एक प्लेन स्तर पर जब सरकार के सभी स्तरों का बंटवारा हो, सरकार के कार्यों का बंटवारा हो, ठीक है, सत्ता का बंटवारा है वह क्षैतिज बंटवारा कहलाता है, जिसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्षैतिज वितरण। यानी जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर हो। देखिए, यहाँ सरकार है, तीनों बंटवारा एक ही स्तर पर है, तो इसको हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं बच्चों। और इस वितरण में सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका
और न्यायपालिका, यानी इन तीनों के बीच सरकार का क्षैतिज बंटवारा हो गया है। सरकार को एक ही स्तर पर बांटा गया है, सरकार को समान अधिकार दिया गया है। कार्यपालिका को कानून लागू करना, तो विधायिका को कानून बनाना, सबको समान। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे कोई अधिकार नहीं दिया गया। कार्यपालिका के पूरे सदस्य कानून को लागू करेंगे, विधायिका के पूरे सदस्य कानून बनाएंगे, और न्यायपालिका के सदस्य कानून न मानने वाले को पनिशमेंट देंगे। तो इस प्रकार इसको हम सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। अब आते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। जैसे मान लीजिए सरकार है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा भी 3 स्तर पर होता है। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, यानी जब सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जिससे सत्ता के विरुद्ध की, अगर सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर हो तो उसमें सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहेंगे। लेकिन जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर, देख लीजिए सरकार है सबसे ऊपर क्या है, केंद्र, उसके नीचे क्या है राज्य, सबसे नीचे क्या है स्थानीय स्वशासन है। यानी स्तर विभिन्न है। सरकार को, केंद्र को सबसे ज्यादा पावर है, उससे कम पावर राज्य को, उससे कम पावर स्थानीय स्वशासन को है। लेकिन इसमें तो देखिएगा आप तीनों को समान पावर है। कार्यपालिका अपने क्षेत्र का राजा, न्यायपालिका अपने क्षेत्र का राजा है, और विधायिका अपने क्षेत्र का राजा है। लेकिन अगर यहाँ बात किया जाए तो यहाँ सबसे बड़ा राजा कौन है बच्चों, केंद्र सरकार है। यानी जब सत्ता का बंटवारा एक ही स्थान पर होता है तो उसको हम सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं, और जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर होता है तो उसको हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। और सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारा में सरकार के 3 अंग होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। जब सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच हो बच्चों, तो हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब यह ध्यान दीजिएगा, इसे ऊर्ध्वाधर वितरण इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य, और उसके बाद जाकर स्थानीय सरकार है। यानी कहीं ना कहीं इसको ऊर्ध्वाधर बंटवारा इसलिए कहते हैं क्योंकि नंबर 1 में केंद्र सरकार है बच्चों, नंबर 2 में राज्य सरकार है, और नंबर 3 में है स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सरकार, जिसको लोग पंचायती राज के मेंबर या फिर न्यायपालिका, नगर पालिका या नगर पंचायत के मेंबर के नाम से भी जानते हैं। यानी कहीं ना कहीं सबसे ऊपर केंद्र है, उसके नीचे राज्य। ऊर्ध्वाधर बंटवारा ये विभिन्न स्तरों पर है, समान स्तर पर नहीं है बच्चों, अलग अलग स्तर पर है। केंद्र को अलग पावर है, राज्य को अलग पावर है, स्थानीय स्वशासन को अलग पावर है, जिसमें सबसे ज्यादा केंद्र पावरफुल है और उससे कम पावरफुल है राज्य, और सबसे कम पावरफुल है स्थानीय स्वशासन, जिसको हम लोग लोकल पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं शासन के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, शासन का अगर प्रकार का बात किया जाए तो शासन 2 प्रकार के होते हैं, संघात्मक और संघीय शासन व्यवस्था। दूसरा एकात्मक शासन व्यवस्था, इसको केंद्रीय शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब संघात्मक और संघीय शासन व्यवस्था क्या, तो याद रखिएगा इस व्यवस्था के अंदर, यानी संघीय शासन व्यवस्था के अंदर, संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर शासन करती है। यानी वह व्यवस्था जो जिसमें शासन को केंद्र और राज्य के बीच बांट दिया गया हो और दोनों मिल करके शासन करते हैं, उनको हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत इसका उदाहरण है। भारत के अलावा कनाडा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि में भी संघीय शासन व्यवस्था है। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था की स्टार्टिंग कहां से हुई थी बच्चों, अमेरिका से हुई थी। संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी, अमेरिका से हुई थी। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या मेरे अंदर से क्लियर हो गया। यानी जब शासन केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करे, यानी शासन का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच हो जाए, तो उसे हम केंद्रीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और संघीय शासन व्यवस्था वाला देश को कनाडा है, अमेरिका, भारत तो है, स्विट्जरलैंड है, ये सब केंद्रीय शासन व्यवस्था वाला देश है बच्चों। सॉरी, केंद्रीय शासन बोल दिया, संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। अब आते एकात्मक शासन व्यवस्था, इसको केंद्रीय शासन व्यवस्था का नाम से भी हम लोग जानते हैं बच्चों। यानी इसमें हम लोगों ने देखा ना कि शासन बढ़ गई है केंद्र और राज्य के बीच। लेकिन अगर शासन का बंटवारा केवल केंद्र के साथ हो, केवल केंद्र के पास पूरी पावर हो, राज्य को कोई पावर ही ना हो, ठीक है, पूरा का पूरा शक्ति किसके पास हो, केंद्र के पास हो, यानी केवल केंद्र ही शासन करता हो, राज्य बोल के यानी मुख्यमंत्री बोल के जहां कुछ नहीं हो, इसको हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे बच्चों। जैसा कि इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, जापान में है, चीन में है, इन सब क्षेत्रों में एकात्मक शासन व्यवस्था है।
या मुख्यमंत्री बोलते नहीं होते हैं हमारे देश के तरह। ठीक है बच्चों, अब आते हैं संघीय शासन व्यवस्था के, अगर बात किया जाए संघीय शासन व्यवस्था के रूप के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो संघीय शासन व्यवस्था के दो रूप है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। संघीय शासन व्यवस्था के कितने रूप है बच्चों? दो रूप है। नंबर एक है संघीय राज, नंबर दो है संघीय सरकार। अब ये संघीय राज और संघीय सरकार क्या है? तो कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार कर संघीय राज्य का गठन करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका। जब कई स्वतंत्र राष्ट्र, कई संप्रभु राज्य, कई आजाद राज्य आपस में मिल करके संप्रभुता को यानी नागरिक के अधिकार को, नागरिक के ताकत को स्वीकार करते हैं। ठीक है, कई राज्य मिलकर, कई आजाद राज्य मिलकर जब एक संगठन बनाते हैं, आजाद राज्य मिलकर जब एक व्यवस्था बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं और शासन चलाते हैं, तो उसको हम लोग संघीय राज्य कहते हैं। यानी कई राज्य मिलके जैसे शासन चला, जैसे कि आप लोग जानते हैं अमेरिका 13 राज्य मिलके बना हुआ है। 13 उपनिवेश अंग्रेज के काल में अमेरिका में थे, और वो 13 जो है मिलके शासन चलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम लोग कहेंगे संघीय राज्य गठन, संघीय राज्य। यानी जब आजाद और संप्रभु राज्य मिल करके शासन चलाते हैं, संप्रभुता को स्वीकार करते हैं, सरकार को स्वीकार करते हैं, तीनों मिल करके, तीनों नहीं जितने भी आजाद राज्य हैं, राज्य देश में ध्यान दीजिएगा, जब संप्रभु और स्वतंत्र राज्य मिल करके, ठीक है, संप्रभुता को स्वीकार करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि संघीय राज्य का गठन हुआ है। यानी ये सभी आजाद राज्य मिल करके सरकार चलाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में है और अमेरिका में है। अब संघीय सरकार की बात की जाए, तो जब किसी बड़े देश को उसके राजनीतिक इकाइयों में बांट दिया जाए, जैसे भारत को देखिएगा तो अभी जितने 28 राज्यों में बांट दिया गया है और 8 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया बच्चों। भारत को कितने राज्यों में? 28 राज्य में और 8 केंद्र शासित राज्य में बांट दिया गया है। तो जब भी कोई बड़े देश, ठीक है, बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों में बांट दिया जाए और बांट करके सरकार चलाया जाए, तो उसको हम संघीय सरकार के नाम से जानते हैं, जैसे कि बेल्जियम, स्पेन, ये सब संघीय सरकार है, और भारत भी अपना संघीय सरकार है। यानी कहीं ना कहीं इसमें राज्य को जो है कई राजनीतिक इकाइयों में बांट दिया गया है और बांट करके सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, सरकार चलाई जा रही है। ठीक है, यानी जब किसी बड़े देश के को अनेक इकाइयों में बांट दिया जाए और बांट करके स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर सरकार चलाई जाए, सरकार की व्यवस्था की जाए, तो उसको संघीय सरकार कहेंगे बच्चों। जैसे कि भारत, बेल्जियम, स्पेन, ये सब संघीय सरकार वाला देश है बच्चों। अब कुछ बातों को देख लेते बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बोला क्या संघीय व्यवस्था का उद्देश्य क्षेत्रीय और अन्य विविधताओं का आदर करना है। जो आपकी क्षेत्र की भिन्नताएं होती है, या इसके अलावा जो भी हमारे पास विविधताएं पाई जाती है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो, इन सभी चीजों का आदर करने का काम कौन करती है बच्चों? संघीय व्यवस्था। यानी संघीय व्यवस्था में क्षेत्रीयता और विविधताओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न जाति का क्या किया जाता है बच्चों? सम्मान किया जाता है, तथा राष्ट्र में एकता और अखंडता की स्थापना करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। यानी संघीय व्यवस्था में क्षेत्रीय और विविधता, जो क्षेत्रीय विविधता होती है और भी कोई जो भिन्नता मौजूद होती है ना, उन भिन्नताओं का आदर करने के लिए सिखाया जाता है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता का, यानी राष्ट्र में एकता और अखंडता कैसे बनी रहेगी, राष्ट्र की एकता को कैसे बढ़ाया जाएगा, राष्ट्र की अखंडता को कैसे बढ़ाया जाएगा, इन सब चीजों पर बल दिया जाता है बच्चों। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, इस चीज को हम जानते हैं, क्योंकि भारत में सरकार जो है 2 स्तरों पर, केंद्र और राज्य स्तर पर काम करती है। तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था बच्चों? संघीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच कर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि जब सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच होता है, तो उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से भारत सरकार के कार्यों को केंद्र और राज्य के बीच बांट दिया गया है बच्चों। इसलिए निश्चित तौर पर यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है,
केंद्र सरकार को संघ सरकार और राज्य सरकार को प्रांतीय सरकार भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। केंद्र की गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको संघ सरकार, और राज्य की गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है बच्चों, इसको हम लोग प्रांतीय सरकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी कहलाते। देखिए हम लोगों ने तो देख लिया कि एक ऐसा क्षेत्र बट गया जो केंद्र के अंतर्गत है, और एक ऐसा क्षेत्र आ गया जो राज्य के अंतर्गत है। यानी केंद्र हो गया, एक राज्य हो गया। केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार काम करेगी। लेकिन कुछ वैसे भी क्षेत्र हैं जो अपने भौगोलिक आकार के कारण, यानी इनका आकार ही कुछ ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ तो आपको हरियाणा की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। कहीं ना कहीं चंडीगढ़ जो है विवाद का विषय है। तो जो अपने भौगोलिक आकार के कारण या किसी कारणवश एक स्वतंत्र राज्य नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है बच्चों, उन्हें हम लोग केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत मानते हैं। यानी अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो किसी कारण से राज्य नहीं बन पा रहा है, चाहे उसका भौगोलिक दृष्टिकोण कहिए, चाहे वहां कोई विवाद चल रहा हो वह कहिए, जिसके कारण वह एक राज्य के रूप में अपनी स्थापना को नहीं ले पा रहा है, यानी अगर वो किसी कारणवश राज्य में शामिल ना हो सके, यानी उनका बनावट ऐसा हो या फिर कोई विवाद हो जिसके कारण उसको हम लोग राज्य का दर्जा न दे पाए बच्चों, ऐसी स्थिति में उसे केंद्र के अधीन दे दिया जाता है। अगर कोई ऐसा राज्य है जहाँ विवाद चल रहा हो, जहाँ की स्थिति सही नहीं हो, ठीक है बच्चों, वह जो है अगर राज्य बनाने के लिए उसको जो मैनिफेस्टो होता है वो अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग केंद्र के अंदर दे देते हैं बच्चों। रहता तो राज्य है लेकिन उसको हम लोग केंद्र के अंदर दे देते हैं, जिस कारण से उसको हम लोग केंद्र शासित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी शासन केंद्र का होता है बच्चों। शासन किसका होता है? केंद्र का होता है। ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में शासन केंद्र का होता है। सीएम पीए भले रहे, लेकिन पूरा जो पुलिसिया व्यवस्था होता है वह केंद्र के पास होता है। ठीक है। अगर कोई वह क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जिसको हम लोग राज्य न बना पा रहे हो, राज्य बनाने में समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसे क्षेत्र में शासन किसका होता है बच्चों? केंद्र का होता है। ठीक है। उसको केंद्र के अधीन दे दिया जाता है कि आप ही उसको देखिए। ठीक है। अगर कोई राज्य ऐसा हो, कोई क्षेत्र ऐसा हो जो राज्य का दर्जा देने में कठिनाई हो रही हो, तो उसको केंद्र सरकार के अधीन दे दिया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं केंद्र शासित क्षेत्र। यानी वह क्षेत्र जहां पर केंद्र का शासन हो, जहां पर राज्य का शासन ना हो, जहां पर केंद्र का शासन हो। जैसे दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली का सीएम होगा, लेकिन यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था होगी वह केंद्र की होगी। वहां की पुलिस किसकी होगी? केंद्र की होगी। वहां का पूरा देखरेख कौन करेगा? केंद्र करेगा। याद रखिए। ऐसा ही चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के बारे में बताया कि चंडीगढ़ जो है वह पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए राजधानी है। पंजाब भी अपना दावेदारी ज्यादा ठोकना चाहता तो हरियाणा भी ठोकना चाहता। तो इस विवाद को समझाने के लिए, इस विवाद को न बढ़े इसके लिए इसको केंद्र के अंदर दे दिया गया है। वह केंद्र शासित क्षेत्र कहलाता है। पहले हमारे देश में 7 केंद्र शासित क्षेत्र थे, लेकिन अब 8 हो गए हैं जब से हमारा ये जम्मू कश्मीर शामिल हुआ। तो भारत में फिलहाल में कितने केंद्र शासित क्षेत्र है बच्चों? 8 है। नंबर 1 में आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नंबर 2 में आता है अपना चंडीगढ़। नंबर 3 में दादर और नगर हवेली या दमन द्वीप का दादर नगर हवेली दमन द्वीप, ये महाराष्ट्र के पास है, ये आता है। नंबर 4 में दिल्ली आता है। नंबर 5 में जम्मू और कश्मीर आता है। नंबर 6 में लद्दाख आता है। नंबर 7 में लक्षद्वीप आता है। और नंबर 8 में पुदुचेरी या पांडुचेरी बोलिए वो आता है। तो इस तरह करके अभी हमारे देश में वर्तमान में कितने केंद्र शासित क्षेत्र है बच्चों? 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी इन क्षेत्रों में सीएम, चंडीगढ़ तो अलग विवाद है, लेकिन अगर मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली का अपना सीएम है, जम्मू कश्मीर का सीएम है, ठीक है बच्चों, तो ये सब क्षेत्र में सीएम वगैरह होंगे। अंडमान निकोबार में भी है, लेकिन यहाँ जो है पूरा का पूरा कंट्रोल सेंट्रल का होगा, केंद्र का होगा। यानी दिल्ली पुलिस जो है वो वहां के सीएम के ऑर्डर को फॉलो नहीं करके पीएम के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, प्रधानमंत्री के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो अब अगला पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, कुछ विशेष चीजें इससे ऑब्जेक्टिव आप लोगों का आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर पर
विशेष, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। पढ़ने होगा को होगा, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब ये विशेष राज्य क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता ना तो उसको केंद्र सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं, विशेष फंड, विशेष पैकेज मिलता है। ठीक है बच्चों, जैसे वो अपना डेवलपमेंट करे। तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और वहां पर एक धारा थी, धारा 370। ठीक है, इस 370 को वहां समाप्त करके विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। पहले यहाँ धारा 370 चलती थी बच्चों, ठीक है, लेकिन धारा 370 को वहां समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके पहले वो विशेष राज्य था, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब वह विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया बच्चों। क्यों समाप्त कर दिया गया है? क्योंकि वहां पर धारा 370 को समाप्त किया गया है। ठीक है बच्चों, धारा 370 को समाप्त किया गया और धारा 370 समाप्त होने के बाद ही वहां पर जो है पूरी तरह से विशेष राज्य का दर्जा वहां पर समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जम्मू कश्मीर से समाप्त किया गया था। एनडीए की गवर्नमेंट, पूछेगा किसकी गवर्नमेंट थी? एनडीए की गवर्नमेंट थी। और पीएम कौन थे? पीएम नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया। तो धारा 370 के बारे में आपको बता देते हैं। धारा 370 जो था ना बच्चों, इसके अनुसार आप जम्मू कश्मीर में जमीनें नहीं खरीद सकते थे, जम्मू कश्मीर में व्यापार नहीं कर सकते थे। यानी बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना, व्यापार करना और भी कई तरह की पाबंदियां थी जो आप जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यही एक विशेष राज्य का दर्जा उसको दे रहा था, जिसको समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये 371 के अंतर्गत दिया गया है। इसका धारा अलग था, इसका धारा अलग था। इसमें जो प्रावधान थे, आप जमीनें नहीं खरीद सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं, वह सब इसमें नहीं था। आप सब चीज कर सकते थे, लेकिन 371 के अंतर्गत मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को डेवलपमेंट के लिए विशेष पैकेज दिया जा रहा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद केंद्र और राज्य के अधिकारों का बंटवारा आसानी से नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा है वो आसानी से करना संभव नहीं है, क्योंकि राज्य को हमेशा लगता है कि उसे कम पावर, कम शक्ति दी जा रही है, जिसके कारण राज्य जो है हमेशा विरोध करने की भावना में रहता है। तो ऐसे में सही सही से बंटवारा हो, क्योंकि केंद्र भी चाहता है उसे अधिक पावर मिले और राज्य भी चाहता है उसे अधिक पावर मिले, तो ये बंटवारा थोड़ा सा टफ है। इसके लिए क्या किया जाता है, सदन के दोनों सदन, जैसे राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं हम लोग, इनके बीच 2/3 बहुमत की स्वीकृति होनी जरूरी है। यानी अगर कोई केंद्र को पावर देना है या फिर राज्य को पावर देना है, तो वह पावर तभी मिलेगा जब 2/3 सदस्य केंद्र सभा के या कह सकते हो इसको हम लोग लोकसभा के 2/3 सदस्य या राज्यसभा के 2/3 सदस्य, दोनों। देखिए, कोई भी कानून पास होने के लिए पहले कानून बनने के बाद केंद्र में जाएगा, केंद्र में पास होने के बाद राज्य में जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे तो वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए किसी भी कानून पर एक मत होना चाहिए 2/3 लोगों को। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? तो केंद्र और राज्य के बीच अधिकार को जो बंटवारा है, किसको कितना पावर दिया जाएगा, इस बंटवारे को लेकर जब सहमति नहीं बन रही थी, तो ऐसे में एक उपाय ढूंढा गया संविधान में कि कोई भी जो कानून है, कोई भी जो विधेयक है, कोई भी जो नियम है, कोई भी जो अधिकार है, वो तभी उसके पक्ष में हामी भरी जाएगी, हाँ भरी जाएगी, जब 2/3 सदस्य केंद्र के और 2/3 सदस्य राज्यसभा के इसमें वोटिंग करेंगे। अगर वो उससे कम वोटिंग करते तो उसको कानून की मान्यता नहीं दी जाएगी। केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्य में अगर किसी मैटर को लेकर, किसी कानून को लेकर विवाद चल जाए तो उसका निपटारा कौन करता है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच बने कानून को जांचने का भी अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय करती है, जो हमारा दिल्ली में है। केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई कानून है, वह कानून सही बना है कि गलत बना है,
इसकी जांच करने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय की सुविधा है। सो राज्य की जो न्यायालय होती है, जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय, वो उच्च न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता, इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय ही करते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच कोई भी विवाद हो या कोई भी कानून की जांच करना हो, वो कौन करेगा बच्चों? वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार सरकार चलाने के लिए जो वित्तीय मदद होती है, उसके लिए देखिए राज्य को भी एक विशेष छूट दिया गया है कि आपको अपने राज्य की जो सरकार चलानी है, उस सरकार को चलाने के लिए तो फंड की जरूरत पड़ेगी राज्य को। तो उस फंड के लिए कानून जो है, वह सरकार जो कानून बनाती है, उस कानून को बनाने में राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार में कोई टैक्स लाद रही है, 10%, 5%, 4%, जो भी लाद रही है, तो उसके लिए जिस राज्य में उस टैक्स को दिया जा रहा है, ऐसे टैक्स लागू हो तो पूरे राज्य के लिए समान होता है केंद्र के द्वारा। लेकिन अगर किसी विशेष राज्य में कुछ विशेष सुविधाएं दी जा रही है, तो उसके लिए राज्य की सहमति लेनी जरूरी है। बिना सहमति के लिए वो सुविधा केंद्र सरकार राज्य को नहीं दे पाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी कभी भी कोई वित्तीय मदद के लिए, एक चीज बता दें, राज्य भी अगर अपने वित्तीय सहायता के लिए कोई फंड या कोई राजस्व या कोई टैक्स का नियम अपने राज्य के अंदर बनाता है, तो वह बना सकता है, लेकिन इसके लिए भी कहीं ना कहीं उसको विशेष चीजों पे केंद्र सरकार से मदद लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा करने के लिए संविधान में 3 सूची बनाई गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी शक्ति को बांट दिया गया है। यानी संघ सूची के अंदर जो जो पावर दिया गया है वह केंद्र के पास रहेगा, और राज्य सूची के अंदर जो जो पावर दिया गया है वह राज्य के पास रहेगा। समवर्ती सूची में ऐसे पावर दिए गए हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के पास होते हैं। यानी संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास हो। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास होती है, उन विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है, जैसे बैंकिंग, मुद्रा, रक्षा, विदेशी मामला, परमाणु ऊर्जा। ये सारे के सारे किसमें शामिल है बच्चों? संघ सूची में शामिल है। इस तरह करके पहले तो संघ सूची में 97 विषय थे बच्चों, लेकिन अब हो गए हैं 100। कहीं ना कहीं केंद्र को जो है कानून बनाने के 3 अधिकार ज्यादा प्राप्त हो गए हैं, पहले से 3 बढ़ा दिए गए हैं। यानी संघ सूची के अंतर्गत ये बात क्लियर होता है कि केंद्र को अब ज्यादा अधिकार है। 97 विषय से 100 विषय हो गया है। कहीं ना कहीं 3 नए विषय संघ सूची में जोड़े गए हैं। अब आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया बच्चों जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य के पास है। उन विषयों पर केवल राज्य कानून बना सकती है, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन, लोकल पॉलिटिक्स, राज्य के मुद्दे, इन सब चीजों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। इसमें केंद्र जो है किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, और याद रखिएगा राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे, 66 विषय थे। अब उसमें 61 विषय कर दिया गया, 5 विषय घटा दिया गया है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राज्य को पहले के बनिस्पत अब कम अधिकार दिया गया है, जबकि केंद्र के अधिकार बढ़े हैं और राज्य के घटे हैं। ठीक है, याद रखिएगा संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र को ही ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब आते हैं समवर्ती सूची। कौन सूची बच्चों? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया बच्चों जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती है, जैसे कि शिक्षा का, वन का, विवाह का, तलाक का, ये सब जो नियम होता है, विवाह तलाक का नियम, इन सब चीजों पर केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ इस शिक्षा का एक उदाहरण देख लीजिए। हमारे यहाँ दिल्ली बोर्ड का भी चलता है, दिल्ली बोर्ड के भी किताब स्कूलें हैं। ठीक है, और राज्य बोर्ड की भी स्कूलें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी बुक चलती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो वह शिक्षा पे दोनों विषय को रखा गया बच्चों। और समवर्ती सूची के अंतर्गत टोटल 52 विषय आते हैं, 52 विषय को समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो सूचियां हो गई, 3 सूची हो गई। संघ सूची जिसको पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार
राज्य को है। समवर्ती सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। और संघ सूची में 97 विषय को रखा गया, जो बढ़ के 100 हो गया है। 97 था, 100 हो गया है। राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। इसके अलावा भी बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि जो विषय तीनों सूचियों में शामिल नहीं होते हैं, ना संघ सूची में, ना केंद्र सूची में, ना राज्य सूची में, उनको हम लोग अवशिष्ट सूची में रखते हैं। यानी जो ना संघ सूची में, ना केंद्र में है, ना समवर्ती में है, उनको हम लोग किस में रखते हैं बच्चों? अवशिष्ट सूची। कभी कभी अपशिष्ट भी लिखाता है, याद रखिएगा, उसमें रखा जाता है। और याद रखिएगा, अपशिष्ट विषय यानी अपशिष्ट सूची में जो जो विषय रखे गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे दिया गया है। यानी अपशिष्ट विषय पर राज्य को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर आप लोगों को समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो वीडियो हमको लगता है बड़ा होगा, फिर भी हम थोड़ा बहुत समझा देते हैं। उसके बाद नहीं होता है तो पार्ट 2 बोल के अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम लोग कुछ देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। अगले टॉपिक में क्या किया गया है? संघीय शासन व्यवस्था। क्या है बच्चों? संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र को की शक्ति क्या है? देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र को बहुत ज्यादा पावरफुल, ताकतवर और शक्तिशाली बनाया गया है। जिसको पहली शक्ति क्या दी गई है? किसी भी राज्य की सीमा के नाम में परिवर्तन कर सकता है केंद्र। केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी राज्य का नाम बदल दे, किसी भी राज्य का सीमा को बदल दे। जैसे आपने देखा होगा, इलाहाबाद जो था, इलाहाबाद का नाम हमारे शहर पे आते हैं, नहीं इलाहाबाद को मत लीजिए, आप लोग देख लीजिए, उत्तरांचल था जिसको उत्तराखंड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, केंद्र जो है वह किसी भी राज्य की सीमा को चेंज कर सकता है, उसके नाम को बदल सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो प्रभावित राज्य है, यानी जिस राज्य का सीमा, जिस राज्य का नाम बदलना है, उसके विधानमंडल से केंद्र को विचार विमर्श करने का अवसर मिलता है। यानी वो जो जो प्रभावित राज्य है, उसके विधानमंडल से केंद्र को विचार विमर्श करना होगा, बताना होगा कि मैं आपके राज्य की सीमा को बदल रहा हूं या मैं आपके राज्य के नाम को बदल रहा हूं, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? अगर है तो वो उस पर तर्क देके समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके अलावा केंद्र को और भी कुछ शक्तियां दी गई है। आपातकाल के दौरान सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है, सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है, राज्य को कोई शक्ति नहीं रहता है। इमरजेंसी में आपको याद होगा, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। और इस आपातकाल के दौरान पूरा पावर किसके पास चला गया था? राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और यानी कहीं ना कहीं जो राज्य के सीएम है, सीएम की पावर खत्म हो जाती है, राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है, और केंद्र का दबदबा स्थापित हो जाता है। वित्तीय विभाग पर विचार विमर्श करने का अधिकार भी केंद्र को ही दिया गया है। फाइनेंस पर विचार कौन कर सकती है? केंद्र कर सकती है। विदेश नीति को लेके, व्यापार को लेके केंद्र ही विचार विमर्श करती है। केंद्र अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर राज्य को ऋण और अनुदान भी देता है। केंद्र जो है राज्य को ऋण और अनुदान भी दे सकता है। ठीक है, ये सब केंद्र के अधिकार है। विशेष स्थिति में केंद्र राज्य सूची पर के विषय पर भी कानून बना सकता है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है बच्चों, जहां पर केंद्र जो है वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। केंद्र जो है राज्य के मुद्दे पर भी अपना कानून बनाने का अधिकार रखता है। किसी भी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू कराने का अधिकार भी केंद्र को है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। आपातकाल के दौरान शक्ति केंद्र के पास चली जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। विचार विमर्श करने का अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र जो है वह राज्यों को ऋण या अनुदान दे सकता है। केंद्र जो है कभी कभी राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। और जो सैनिक शासन है, सैनिक शासन लागू करने का अधिकार भी केंद्र के पास ही है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम राज्य सूची के बारे में बात करें, राज्य की शक्ति के बारे में बात करें, केंद्र की शक्ति तो पढ़ लिया, राज्य की शक्ति में बात किया जाए तो राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। यानी राज्य सूची में जो जो विषय दिए गए हैं, ठीक है, 61 विषय हैं,
उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। राज्य की प्रशासन व्यवस्था से संबंधित कानून भी राज्य बनाएगी। राज्य के प्रशासन को लेकर जो कानून होगा राज्य बनाएगी। स्वास्थ्य के मुद्दे पर कानून राज्य बनाएगी। और राज्य सरकार अपने संसाधनों से राजस्व जुटाने के लिए, मतलब उनके संसाधनों से कैसे राजस्व आएगा, कैसे टैक्स आएगा, वो जुटाने के लिए परियोजनाओं को लागू करने का अधिकार भी राज्य सरकार को है। यानी राज्य सरकार जो है राज्य सूची पर जो जो कानून मुद्दे लिखे गए उन पर कानून बना सकती है, राज्य के प्रशासन के संबंधित कानून बना सकती है, स्वास्थ्य के मुद्दों पर कानून बना सकती है, और राजस्व जुटाने का काम भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध को थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। केंद्र और राज्य के बीच संबंध देखिए, इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ा देंगे तो आप लोगों को वीडियो लंबा होने से समझने में मजा भी नहीं आएगा। इसको 2 पार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 2 या 3 पार्ट में। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब अगर हम लोग देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात की जाए तो याद रखिए, केंद्र और राज्य के बीच संबंध में भारत के संघीय ढांचे का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, भारत का जो संघीय ढांचा है जिसमें केंद्र और राज्य को अलग अलग कर दिया गया है, तो इस ढांचे को मजबूत बनाने में कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में केंद्र और राज्य के बीच संबंध की भी भूमिका है। जब केंद्र और राज्य दोनों जगह पर एक ही पार्टी की सरकार होती है, ध्यान दीजिएगा, केंद्र में भी बीजेपी या एनडीए है और राज्य में भी एनडीए है, केंद्र में भी यूपीए है, राज्य में भी यूपीए है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में सामान्य संबंध रहता है, संबंध सामान्य रहता है, ठीक है, नॉर्मल रहता है, कोई खास टेंशन की बात नहीं रहती, क्योंकि दोनों जगह एक ही सरकार है, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग पार्टी की सरकार हो जाती है, मान लीजिए केंद्र में एनडीए है, राज्य में यूपीए है, केंद्र में अपोजिशन की सरकार है और राज्य में दूसरी सरकार है, तो ऐसे स्थिति में देखा गया कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है खराब हो जाता है। जब एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध समान रहता है, अच्छा रहता है। जब अलग अलग पार्टी की सरकार आती है तो वो संबंध जो है बच्चों खराब हो जाता है और राज्य केंद्र का विरोध करना शुरू कर देता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार जो है ना, केंद्र सरकार, जब अलग अलग सरकार होती है तो केंद्र सरकार जो है वो राज्य को अनदेखा करती है, राज्य को इग्नोर करती है, राज्य को महत्व नहीं देती है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जो है वो केंद्र का विरोध करती है, क्योंकि उनको लगता है कि केंद्र उन पर ध्यान नहीं दे रही है। कभी कभी केंद्र सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करता है। आप लोग ये जानते होंगे कि केंद्र जो है ज्यादा ताकतवर होने से अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके राज्य में अगर किसी विरोधी पार्टी की सरकार रहती है तो उसे भंग कर देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं केरल में जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को भंग किया था, ठीक है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में केंद्र में बनी सरकार को भंग कर देते हैं, उसे भंग भी कर देते हैं, भंग लिखा गया, भंग भी कर देते हैं बच्चों। और जो संघीय भावना के पक्ष में नहीं है, कभी कभी देखने को मिला है, एक तो बार ऐसा हुआ है, मुझे याद है कि मैंने तो नहीं देखा लेकिन मैंने पढ़ा है कि जवाहरलाल नेहरू ने केंद्र में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को भंग कर दिया था, ठीक है, उसके सरकार को बर्खास्त कर दिया था और फिर से चुनाव बना के वहां कांग्रेस की चुनाव करा के वहां कांग्रेस की सरकार की स्थापना करवाई थी। और ये चीज जो है ना बच्चों, ये संघीय भावना के विरुद्ध है। संघीय भावना ये नहीं सिखाती है कि कहीं राज्य में दूसरी सरकार है तो आप उसको भंग कर दीजिए, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच राज्यपाल की भूमिका भी अहम होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है बच्चों? राज्यपाल को नियुक्त करते हैं केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार राज्यपाल को नियुक्त करता है। जैसे अभी आप देखिए हमारे बिहार में जो राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये पहले केरला के भी राज्यपाल रह चुके थे बच्चों। ये आज हमारे बिहार के राज्यपाल है। और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? केंद्र सरकार। इनको कहीं ना कहीं एनडीए ने नियुक्त किया है, यानी इनका झुकाव एनडीए की ओर रहता है, केंद्र की ओर रहता है, ठीक है। इसीलिए राज्य को लगता है कि राज्यपाल जो है ना उनके विरोधी है, यानी कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है वो उनको विवाद के दृष्टिकोण से, विरोध के दृष्टिकोण से देखते हैं राज्य सरकारें, मुख्यमंत्री, ठीक है।
क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसीलिए कभी कभी राज्यपाल के फैसले का राज्य विरोध भी करता है। कभी कभी आप देखिएगा राज्यपाल के फैसले का विरोध राज्य के द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है? केंद्र करती है। इसलिए राज्यपाल जो है हमेशा केंद्र के पक्ष में बोलता है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री विरोधी पार्टी की रहती है तो हमेशा वो मुख्यमंत्री के विरोध में बोलता है, जिसके कारण जो है केंद्र और राज्य के बीच तनाव बना रहता है। और ऐसे में राज्य जो है राज्यपाल को थोड़ा सा शक की दृष्टि से देखता है बच्चों। और बिहार के राज्यपाल तो भी बता दीजिए कौन है? आरिफ 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 मोहम्मद खान। ठीक है, ये वर्तमान में बिहार के राष्ट्रपति है। ठीक है, विदेशों में भी संघवाद देखने को मिलता है। ऐसा बात नहीं है संघवाद इंडिया में ही है, विदेश में भी देखने को मिला है। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी बच्चों। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी और 1962 में वेस्ट इंडीज संघ भंग भी हो गया। ठीक है, 1962 में वेस्ट इंडीज संघ भंग भी हो गया था, याद रखिएगा। 1950 में नाइजीरिया में भी संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई थी और 1991 में सोवियत संघ, जो कि एक संघीय व्यवस्था वाला क्षेत्र था, इसका विघटन हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ विघटन हुआ था 1991 में, याद रखिएगा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जिसके बाद भारत का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ गया बच्चों। तो इस तरह करके हमारा ये वीडियो समाप्त होता है बच्चों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसी के साथ अपना ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। लेकिन एक बात बता दें, किसी भी बुक को समझना है तो आपको उसका लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप लेक्चर नहीं देखते हैं तो आपको जो आगे ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे वो बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, इसी के साथ ये मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। Yeah.